नमस्ते दोस्तों, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड को बड़ी संस्थाओं की तरह कैसे ट्रेड करें। अगर आप यह नहीं जानते तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा गलत तरफ ट्रेड करेंगे। आप बड़ी संस्थाओं और स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करेंगे। इस वीडियो में हम आपको यह सब सिखाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसमें चलते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं? एक, डिमांड जोन। डिमांड जोन वह क्षेत्र है जहां खरीदारी का दबाव ज्यादा होता है। जब किसी एसेट का प्राइस इस जोन में आता है तो खरीदार इसे एक अच्छा मौका मानकर खरीदारी शुरू करते हैं, जिससे प्राइस बढ़ने लगता है। डिमांड जोन की विशेषताएं। यह आमतौर पर समर्थन का स्तर होता है, जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं। प्राइस यहां से ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना होती है। चार्ट पर इसे नीचे की ओर तेजी से बनी कैंडलस्टिक के बेस पर पहचाना जाता है। ध्यान दें कि प्राइस कितनी बार इस डिमांड जोन पर रिएक्ट करता है, जो दिखाता है कि इन्हें पहचानना कितना जरूरी है। इसे जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एक सामान्य क्षेत्र मानना चाहिए जहां से प्राइस पहले पलटा था। डिमांड जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बड़े प्लेयर्स, बड़े बैंक और संस्थाएं एसेट को सस्ता और वैल्यू खरीद मानते हैं। इसलिए वे अक्सर इन डिमांड जोन पर बड़ी मात्रा में एसेट खरीदते और जमा करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि डिमांड जोन पर दोहरी क्रिया होती है। एक, बड़े पैसे वाले खरीदार लगातार नई लॉन्ग पोजीशंस खोलते हैं और दूसरा, बड़े पैसे वाले विक्रेता लगातार अपनी शॉर्ट पोजीशंस बंद करते हैं। इसी दोहरी क्रिया की वजह से प्राइस डिमांड जोन से तेजी से ऊपर की ओर मूव करती है। सप्लाई जोन। सप्लाई जोन वह क्षेत्र है जहां बिकवाली का दबाव ज्यादा होता है। जब किसी एसेट का प्राइस इस जोन में आता है तो विक्रेता इसे बेचने का अच्छा मौका मानते हैं, जिससे प्राइस गिरने लगता है। विशेषताएं। यह आमतौर पर प्रतिरोध का स्तर होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। प्राइस यहां से नीचे की ओर गिरने की संभावना होती है। चार्ट पर इसे ऊपर की ओर तेजी से बनी कैंडलस्टिक के बेस पर पहचाना जाता है। ध्यान दें कि प्राइस कितनी बार सप्लाई जोन पर रिएक्ट करता है, जो दिखाता है कि इन्हें पहचानना कितना जरूरी है। सप्लाई जोन्स ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बड़ा प्लेयर, बड़े बैंक और संस्थाएं एसेट को महंगा और प्रीमियम कीमत पर मानते हैं। इसलिए वे अक्सर इन सप्लाई जोन्स पर अपने एसेट्स को बेचते और बांटते हैं। इसका मतलब यह भी है कि सप्लाई जोन्स पर दोहरी क्रिया होती है। एक, बड़े पैसे वाले खरीदार लगातार अपनी लॉन्ग पोजीशंस बंद करते हैं। दूसरा, बड़े पैसे वाले विक्रेता लगातार नई शॉर्ट पोजीशंस खोलते हैं। यही दोहरी क्रिया सप्लाई जोन से तेजी से नीचे की ओर जाने वाला मूवमेंट पैदा करती है। तो यह जानना कि ये जोन्स वह जगह है जहां बड़े प्लेयर्स और स्मार्ट मनी देख रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। आपको भी वही करना चाहिए जो बड़े मनी और स्मार्ट मनी कर रहे हैं। जहां वे शॉर्ट एंट्री ले रहे हैं, वहीं से शॉर्ट एंट्री ले, ताकि उनके मूवमेंट के साथ चलकर बड़े प्रॉफिट कमा सके। आइए इसे एक बार फिर से देखते हैं। यह जो जोन है उसने यहाँ डिमांड जोन और यहाँ सप्लाई जोन के रूप में काम किया है। ध्यान दे कि प्राइस कितनी बार इस जोन पर रिएक्ट कर चुका है। यह फिर से एक डिमांड जोन है। ध्यान दे कि अलग अलग मौकों पर प्राइस ने इस जोन को कितनी बार रिएक्ट किया है और नीचे एक स्विंग लो डिमांड जोन है जहां ये दो रिवर्सल पॉइंट्स मौजूद है। अगला, ऊपर की तरफ आपका सप्लाई जोन है। ध्यान दे कि प्राइस कितनी बार इस जोन पर रिएक्ट कर चुका है। नीचे की तरफ डिमांड जोन है। फिर से ध्यान दें कि प्राइस ने कितनी बार इस जोन पर रिएक्ट किया है। तो आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि सप्लाई और डिमांड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच क्या अंतर है। सप्लाई और डिमांड बाजार की मानसिकता और वह ताकत है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को बनाती है। अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम क्यों कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक ठोस रेखा या संख्या की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य क्षेत्र की तरह माने। यह सप्लाई और डिमांड की अवधारणा के कारण है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आधार देती है। तो एक और उदाहरण देखते हैं।
यह जो सप्लाई जोन है यह एक स्टैंडर्ड जोन है, यह जो डिमांड जोन है यह भी एक स्टैंडर्ड जोन है। यह ऊपर वाला सप्लाई जोन एक स्विंग हाई सप्लाई जोन कहलाता है, जो एक बहुत महंगे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और बड़े प्लेयर्स इसे करीब से देख रहे हैं। यह नीचे वाला डिमांड जोन एक स्विंग लो डिमांड जोन कहलाता है, जो एक बहुत सस्ते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और बड़े प्लेयर्स इसके भी करीब से देख रहे हैं। तो सप्लाई और डिमांड जोन्स को समझना क्यों जरूरी है? एक ट्रेडर के रूप में आप मार्केट को हिला नहीं सकते, आप सिर्फ संकेत ढूंढ रहे होते हैं जो यह बताए कि बड़े खिलाड़ी, बैंक और बड़ी संस्थाएं क्या कर रही है और उनके मूव्स को फॉलो करके उनकी लहर पर आप सवारी कर सके। बड़े खिलाड़ी और स्मार्ट मनी ऐसे किसी भी रैंडम एरिया में पैसा नहीं लगाएंगे। यह कम गुणवत्ता वाली कीमतों पर अपनी पोजीशंस में एंट्री और एग्जिट नहीं करेंगे। वे हमेशा सबसे अच्छी कीमत पर एंट्री करना और सबसे अच्छी कीमत पर एग्जिट करना चाहते हैं ताकि अधिकतम मुनाफा कमा सके और रिस्क को कम कर सके, और वे इन लक्ष्यों को पाने के लिए मार्केट में हेरफेर करेंगे। साफ शब्दों में कहें तो उनके पास इतनी ताकत और पैसा और लिवरेज है कि वे मार्केट को अपनी शर्तों पर चला सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है, आपको बड़ी खिलाड़ियों और स्मार्ट मनी को फॉलो करना है दो अहम चीज़ें पाने के लिए। एक, सही मार्केट डायरेक्शन, यह जानना कि मार्केट अगली बार किस दिशा में जाने वाला है। दूसरा, डायरेक्शनल मोमेंटम, आपको उस समय ट्रेड करना है जब मोमेंटम चल रहा हो। अगर आप बिना मोमेंटम के ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आपका ट्रेड अक्सर साइडवे रहेगा और या तो आप ब्रेक इवन करेंगे या बहुत कम मुनाफा कमाएंगे। अब एक बोनस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो शायद ही कोई आपको बताएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनियों या एसेट से जुड़ी बड़ी खबरें बिल्कुल तभी आती है जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण सप्लाई या डिमांड जोन पर हो। यह संयोग नहीं है और इसके पीछे का एक कारण है कि ये ऐसा बार बार क्यों होता है। बाई तरफ मंथली टाइम फ्रेम है और दाई तरफ इसका वीकली टाइम फ्रेम। यह स्टॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंथली सप्लाई जोन पर है, जिसका मतलब है कि मार्केट इसे महंगा मान रहा है। यह जो एरिया मंथली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है वही एरिया वीकली टाइम फ्रेम पर मौजूद है। अब आगे क्या होता है? हिंडनबर्ग ने इस कंपनी के संदिग्ध कामकाज पर एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की और स्टॉक नीचे गिरने लगा, जिससे शॉर्ट सेलर को आसानी से प्रॉफिट हुआ। मुख्य बात यह है, बड़े खिलाड़ी प्राइस के महंगे होने का फायदा उठाते हैं, सप्लाई जोन पर अपनी पोजीशंस बेचते हैं और नेगेटिव खबरें रिलीज करने का समय ऐसा चुनते हैं जिससे स्टॉक का एसेट को आसानी से बेरिश या नीचे किया जा सके। इस कंपनी के मामले में बड़े खरीदार जो पहले से लॉन्ग प्रॉफिटेबल पोजीशंस में थे जानते थे कि प्राइस सप्लाई जोन पर प्रीमियम है, इसलिए वे इससे पहले से ही अपनी पोजीशंस को बेचने के लिए तैयार थे, खास तौर पर जब नेगेटिव खबरें भी साथ में आई। यह प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी लागू होती है। जब कोई एसेट सस्ता होता है और डिमांड जोन पर होता है तो बड़े खिलाड़ी जानबूझकर पॉजिटिव खबरों को रिलीज करते हैं ताकि स्टॉक या एसेट बुलिश या ऊपर किया जा सके। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और निवेश में दो महत्वपूर्ण चरण है जो बाजार की चाल को समझने और ट्रेडिंग की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। ये दोनों अवधारणाएं वित्तीय बाजारों में बड़े खिलाड़ियों की गतिविधियों पर आधारित है। तो एक्यूमुलेशन के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग और निवेश में एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बड़े संस्थागत निवेशक जैसे बैंक, फंड्स या स्मार्ट मनी किसी वित्तीय एसेट जैसे स्टॉक्स, फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी को धीरे धीरे खरीदना शुरू करते हैं। यह एक बेस फेज होता है जहां प्राइस आमतौर पर सीमित रेंज में रहता है और नीचे जाने से रुक जाता है। जब प्राइस एक महत्वपूर्ण डिमांड जोन पर होता है तो बड़े खिलाड़ी एक साथ सब कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशंस को इकट्ठा करने में समय लगता है। अगर वे बहुत जल्दी सब कुछ खरीद लेते हैं तो मार्केट को इसका पता चल जाएगा और प्राइस तुरंत ऊपर चला जाएगा और वे अपनी सारी ऑर्डर्स नहीं भर पाएंगे, जिसका मतलब होगा कि कम मुनाफा।
क्योंकि उनकी पोजीशंस बहुत छोटी होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक वह सब कुछ नहीं खरीदा जो वे चाहते थे। तो जो वे करते हैं वह यह है कि वे धीरे धीरे अपनी खरीदारी करते हैं और इन डिमांड जोन्स पर अपने खरीद ऑर्डर्स को फैलाते हैं, जिससे साइडवेज प्राइस मूवमेंट और कंसोलिडेशन बनती है जो आप इन डिमांड जोन्स पर देखते हैं, और इसे एक्युमुलेशन की क्रिया कहा जाता है। ध्यान दें कि यह एक्युमुलेशन प्रक्रिया एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बनाती है। जब बड़े खिलाड़ी अपनी सारी खरीदारी पूरी कर लेते हैं तब मार्केट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वह चरण है जब बड़े संस्थागत निवेशक या स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपने होल्डिंग्स को बाजार में बेचने लगते हैं। यह फेज आमतौर पर एक बुलिश ट्रेंड के बाद आता है और बियरिश ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। इस चरण में प्राइस सीमित दायरे में चलता है, जबकि बड़े निवेशक धीरे धीरे अपनी पोजीशंस खत्म करते हैं। जब प्राइस एक महत्वपूर्ण सप्लाई जोन पर होता है तो बड़े खिलाड़ी अपनी पूरी पोजीशन एक साथ नहीं बेच सकते, क्योंकि उनकी साइज बहुत बड़ी होती है। उन्हें धीरे धीरे और हिस्सों में अपनी पोजीशंस को बेचना होता है। इससे फिर से साइडवेज प्राइस मूवमेंट और कंसोलिडेशन बनती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया का प्रतिबिंब होती है। ध्यान दें कि यह डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाती है। जब उनकी सारी बिक्री हो जाती है और नई शॉर्ट पोजीशंस पूरी हो जाती है तब एक बड़ा रिवर्सल होता है। अब एक अहम कॉन्सेप्ट यह है कि आप अक्सर सप्लाई और डिमांड क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को प्रकृति रूप से बनते हुए देखेंगे, क्योंकि यह एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया का वास्तविक समय में प्रतिबिंब होते हैं। अब हम री एक्युमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। री एक्युमुलेशन वह चरण है जब बाजार में पहले से मौजूद अपट्रेंड के दौरान प्राइस एक रेंज में स्थिर हो जाता है। इस चरण में स्मार्ट मनी जैसे बड़े निवेशक या संस्थान और अधिक मात्रा में एसेट खरीदते हैं। री एक्युमुलेशन के बाद प्राइस आमतौर पर एक नए अपट्रेंड में प्रवेश करता है। यह चरण एक्युमुलेशन से मिलता जुलता है, लेकिन अंतर यह है कि री एक्युमुलेशन पहले से चल रहे अपट्रेंड के बीच में होता है, जबकि एक्युमुलेशन प्राइस के गिरावट के बाद होता है। तो चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। इस स्विंग लो डिमांड एरिया पर बड़े खिलाड़ियों ने भारी खरीदारी की, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइस ऊपर की ओर बढ़ा और अगले सप्लाई लेवल को तोड़ दिया। डायरेक्शनल बायस स्पष्ट रूप से लॉन्ग और ऊपर की दिशा में था, इसलिए आपको इस ऊपर की दिशा में मूवमेंट के साथ ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद प्राइस सप्लाई जोन टर्न होकर डिमांड जोन बन गया, वहां वापस आता है। ध्यान दें कि प्राइस साइडवेज मूव करता है, कंसोलिडेट होता है और दो पैटर्न्स बनाता है, एक चैनल पैटर्न और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यह सभी री एक्युमुलेशन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जो तब होती है जब बड़े खिलाड़ी अपनी जीतने वाली लॉन्ग पोजीशन को और भी बड़े मुनाफे के लिए बढ़ाते रहते हैं। फिर से बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन को किसी भी रैंडम जगह पर नहीं बढ़ाएंगे। वे अब इन डिमांड क्षेत्रों और मूविंग ट्रेंड में वैल्यू वाले एरिया की तलाश करते हैं। जब प्राइस इन पैटर्न्स को तोड़कर एक हायर हाई बनाता है तो यह संकेत है कि बड़े खिलाड़ियों ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली है और अब मूविंग अप ट्रेंड का अगला चरण जारी रहेगा। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन वह चरण है जो पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड के दौरान होता है। इस चरण में स्मार्ट मनी जैसे बड़े संस्थागत निवेशक अपने बढ़ी हुई पोजीशंस को और अधिक बेचने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्राइस थोड़े समय के लिए स्थिर या साइडवेज हो सकता है, लेकिन अंततः एक और डाउन ट्रेंड शुरू होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य ज्यादा कीमत पर बिकवाली करके अपनी पोजीशन खत्म करना और मार्केट में नए डाउन मूव को बढ़ावा देना है। आइए इसे चार्ट पर देखते हैं। बाई तरफ 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और दाई तरफ 1 घंटे का टाइम फ्रेम। यह जो रिवर्सल पॉइंट है वे इसे एक महत्वपूर्ण सप्लाई जोन बनाते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ फिर से ऊपर आता है। ध्यान दें कि प्राइस सप्लाई जोन के आसपास साइडवेज मूव कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है
और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को दिखाता है और बड़े खिलाड़ी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनलोड कर रहे हैं जो उन्होंने पहले इस डिमांड जोन से ली थी। एक बार पैटर्न टूटने के बाद ट्रेंड में बदलाव की पुष्टि होती है और यहाँ एक बेहतरीन पुलबैक शॉर्ट ट्रेड सेटअप होता है जो टूटे हुए पैटर्न्स के नीचे डिमांड जो अब नया सप्लाई जोन बन चुका है और जहां ट्रेंड लाइन क्रॉस करती है। यह एक कन्फ्लुएंस एरिया है और यह एक हाई क्वालिटी शॉर्ट ट्रेड सेटअप था। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समझे कि बड़े खिलाड़ियों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनलोड किया और यहाँ भारी शॉर्ट पोजीशंस खोली, जबकि अब आपने यहाँ नीचे एंटर किया क्योंकि आप उनके मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे। यानी आप अक्सर बड़े खिलाड़ियों से बाद में एंटर करते हैं क्योंकि इस तरह से ट्रेड करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। इसलिए आपका पहला प्रॉफिट टारगेट इस अगली डिमांड जोन पर होगा। अब यह एक दूसरा शॉर्ट ट्रेड सेटअप था जो इस ताज़े डिमांड जोन से नए सप्लाई जोन में बदलने पर हुआ। जब प्राइस इस जोन की ओर बढ़ रहा था तो आप दाईं तरफ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इस एरिया को देख रहे थे। ट्रेंड चेंज प्राइस एक्शन के लिए आपको कंसोलिडेशन और ट्रेंड चेंज पैटर्न मिला जो लोअर हाई और नेकलाइन के टूटने और लोअर लो का प्रतिनिधित्व करता है। यह रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को दर्शाता है क्योंकि आप एक चालू डाउन ट्रेंड में है और बड़े खिलाड़ी अपनी पहले से बड़ी शॉर्ट पोजीशंस में और बड़े ब्लॉक ऑर्डर्स जोड़ रहे हैं ताकि और भी बड़े मुनाफे कमा सके। एक बार जब उन्होंने इस वैल्यू एरिया में अपनी खरीदारी पूरी कर ली तो प्राइस तेजी से नीचे गिरता है और डिमांड जोन को तोड़ता हुआ नीचे जाता है। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्राइस ने डिमांड जोन को इतना आसानी से क्यों तोड़ा? क्योंकि डिमांड जोन अब वैध नहीं है, क्योंकि सभी बाई ऑर्डर्स और छोटे प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट पोजीशंस पहले ही इस पिछले टच में पूरी हो चुकी थी। इसलिए इस बार एक डिमांड जोन पर शायद बहुत कम या कोई ऑर्डर नहीं है और यही कारण है कि प्राइस भारी मूवमेंट के साथ इसे तोड़ता हुआ जाता है जिससे सभी को भारी मुनाफा होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके पीछे एक कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि प्राइस एक्शन वह होता है जो मार्केट में वास्तविक समय में हो रहा होता है, क्योंकि हालांकि बैंकिंग संकट ने इस बैंकिंग स्टॉक में इस बड़े डाउन मूव को और तेज किया, लेकिन प्राइस एक्शन पहले ही आपको बता चुका था कि क्या हो रहा था। यह बैंकिंग संकट होने से हफ्तों पहले विशेष रूप से कहे कि प्राइस एक्शन यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं और धोखा न खाए। वे सभी जानते थे कि क्या आने वाला है काफ़ी समय पहले ही, क्रैश होने से पहले, और उन्होंने अपना पैसा उसी अनुसार इधर उधर करना शुरू कर दिया जो कि ट्रेंड चेंज और बियरिश प्राइस एक्शन में दिखा जो आपने इस बैंकिंग स्टॉक में बैंकिंग संकट से हफ्तों पहले देखा था। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, वीकली और मंथली सप्लाई और डिमांड जोन। जो सप्लाई और डिमांड जोन वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर पाए जाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता भी अधिक होती है। ज़्यादा गुणवत्ता का मतलब है कि प्राइस इन लेवल से रिएक्ट और रिवर्स होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ हल्की बाउंस नहीं बल्कि एक असली रिवर्सल होता है जो ज़्यादा दूरी तय करेगा, यानी ज़्यादा मुनाफा। चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। यह वीकली टाइम फ्रेम है। यह स्विंग हाई सप्लाई जोन जो ऊपर है वह 2018 में वैलिड था। यह 2019 में भी वैलिड था, 2020 में भी वैलिड था, 2021 में भी वैलिड था, 2022 में भी वैलिड था और 2023 में भी वैलिड था। यह दिखाता है कि ये उच्च समय सीमा वाले सप्लाई और डिमांड जोन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह अगला सप्लाई जोन 2019 में बना था और देखिए कि यह कितने सालों बाद भी वैलिड था, यहाँ तक कि 2022 में भी। यह डिमांड जोन यहाँ 2019 में बना था और फिर से देखिए कि यह कितने सालों बाद भी वैलिड था, यहाँ तक कि 2023 में भी। फिर आपके पास बाकी डिमांड जोन है। वीकली और मंथली सप्लाई और डिमांड जोन वे जगह है जहां बड़े खिलाड़ी बड़ी पोजीशंस को लेते हैं।
या उतारते हैं। धीमे मूविंग इंस्टीट्यूशंस इन छोटे टाइम फ्रेम के लेवल से पैसे की बड़ी मूवमेंट नहीं करेंगे। अब आप दिन प्रतिदिन के ट्रेडिंग प्रोसेस में इन उच्च टाइम फ्रेम लेवल्स पर ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन आपको इन जोन्स को मार्क और लेबल कर रखना चाहिए ताकि जब आप इन महत्वपूर्ण वीकली और मंथली जोन के पास पहुंचे तो आप तैयार रहे, क्योंकि ये बड़े पैसे कमाने के मौके होते हैं। तो चलिए इसे फिर से देखते हैं। बाई और मंथली टाइम फ्रेम है और दाई और वीकली टाइम फ्रेम है। प्राइस सीधी इस मंथली सप्लाई जोन जो बदलकर नए डिमांड जोन में बदल गया, इसे टैप किया और रिवर्स हो गया। अगर आप उस क्षेत्र के अंदर देखेंगे जहां प्राइस ने टच किया तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको मंथली डिमांड जोन था। आपके पास फॉलिंग वेज पैटर्न और एक्यूमुलेशन भी हो रहा था और जैसे ही पैटर्न ऊपर की ओर टूटा, इसने ऊपर की ओर मूव ट्रिगर किया। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन पर फॉल्स ब्रेकआउट और कैसे आप इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते। बाई और वीकली टाइम फ्रेम है और दाई और डेली टाइम फ्रेम है। ये रिवर्सल पॉइंट यहाँ एक महत्वपूर्ण सप्लाई जोन देते हैं। जब प्राइस फिर से ऊपर आता है तो ध्यान दे कि प्राइस जोन को थोड़ा सा पार कर जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडर्स फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने लॉन्ग ब्रेकआउट ट्रेड्स लिए, यह मानते हुए कि अगर प्राइस ब्रेक कर रहा है तो वह ऊपर की ओर जारी रहेगा। लेकिन अब आप एक सप्लाई और डिमांड ट्रेडर के रूप में जानते हैं कि इन जोन को सामान्य क्षेत्रों के रूप में ट्रीट करना चाहिए। यह जोन एक स्विंग हाई और महत्वपूर्ण वीकली लेवल है, जिसका मतलब है कि प्राइस के रिवर्सल होने की संभावना अधिक है। भले ही यह थोड़ा आगे बढ़े तो आप इन फंसे हुए ब्रेकआउट्स लॉन्ग ट्रेड्स का फायदा भी उठा सकते हैं, यह जानते हुए कि उनके सभी के स्टॉप लॉस इस क्षेत्र में कहीं न कहीं होंगे। एक बार जब वे सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और बड़े खिलाड़ी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को उतारते हुए नई शॉर्ट पोजीशंस खोलते हैं तो यह विपरीत दिशा में एक बड़ी स्विंग ट्रिगर करेगा। अब भले ही आप यह सब जानते हैं, आपको अभी भी इस क्षेत्र के अंदर एक ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वास्तव में एक फॉल्स ब्रेकआउट था। कुछ भी मौका न छोड़े। जब आप इस क्षेत्र के अंदर नीचे डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप एक ट्रेंड लाइन ब्रेक और लोअर लो जोड़ते हैं जो उच्च समय सीमा से फॉल्स ब्रेकआउट की पुष्टि करता है और रिवर्सल को कंफर्म करता है। यह वह समय होता है जब आप शॉर्ट एंट्री लेते हैं, यहाँ तक कि और छोटे इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में भी, ताकि इसे और भी आगे बढ़ाया जा सके। एक बार जब दूसरी लंबी अवधि की ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो यह संकेत देता है कि नीचे की ओर एक और बड़ी मूवमेंट आने वाली है। तो चलिए इसे फिर से देखते हैं। अब कुछ बिंदु पर ध्यान दें। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर देखें। नोटिस करें कि हाल ही में कीमत इस पुराने सप्लाई जोन से डिमांड जोन में आई है। यह दिखाता है कि ये जोन कितना अच्छा काम करते हैं, भले ही ये ऐतिहासिक हो। अब हम साप्ताहिक, दैनिक और 1 घंटे के टाइम फ्रेम्स को दिखाते हैं ताकि इस ट्रेड सेटअप को समझ सके। बाएं ऊपर साप्ताहिक है, दाएं ऊपर दैनिक और नीचे 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। याद रखें कि यह 1 महीने का डिमांड जोन था जिसे हमने पहले दिखाया था। यह डिमांड जोन हाल ही में यहाँ बाई और पास में भी सम्मानित किया गया था। जब कीमत इस प्रमुख डिमांड जोन पर वापस आई तो आपको समेकन और संचयन होते हुए दिखे। इसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक और एक उच्च हायर हाई बना, जिससे एक स्पष्ट बुलिश बायस जैसे लंबी दिशा मिला। इसका मतलब है कि आपको लंबी ट्रेड देखनी चाहिए। अब आप इस क्षेत्र में लंबे समय तक ट्रेड जारी रखने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर इस रिवर्सल पॉइंट को देखते हैं। यहाँ आपको एक डिमांड जोन मिला। अब जब कीमत वापस खींचती है तो ध्यान दें कि यह डिमांड जोन से थोड़ा सा आगे निकल जाती है इस बिंदु पर, क्योंकि आप एक मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडर है और आपने पहले ही उच्च समय फ्रेम पर मूल्य क्रिया का विश्लेषण किया है, तो आप जानते हैं कि असली बाजार की दिशा उस और लंबी है। इसका मतलब है कि यह एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है
अगर इंट्राडे ट्रेंड चेंज होता है। तो जब आप इस फॉल्स ब्रेकआउट क्षेत्र के अंदर देखते हैं लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो आप एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जोड़ते हैं और जैसे ही यह उच्च हायर हाई से ऊपर टूटता है, यह ट्रेंड चेंज को नीचे से ऊपर जैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में संकेत करता है और डेली टाइम फ्रेम से फॉल्स ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। इसके बाद आप और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हमारे एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी और मुख्य टूल का उपयोग करके एक लंबी एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रेड एग्जिट्स और ट्रेड मैनेजमेंट की। मान लीजिए आपने इस सप्लाई जोन में एक शॉर्ट ट्रेड सेटअप किया और आपने अगला डिमांड जोन टारगेट किया। जब कीमत वहां पहुंची तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के साथ बंद हो जाती है। अच्छा है, अब आपने एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप किया डिमांड जोन में और अगले सप्लाई जोन को टारगेट किया। कीमत वहां पहुंचने पर आपकी पोजीशन फिर से प्रॉफिट के साथ बंद हो जाती है और आपने एक और मुनाफे वाला ट्रेड किया। लेकिन यह सब अच्छे हालात में हुआ, लेकिन एक ट्रेडर के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि हर बार ऐसा परफेक्ट नहीं होता। अब इसके विपरीत ये सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो 1, आपने एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप किया और अगला सप्लाई जोन टारगेट किया, लेकिन कीमत वहां पहुंचने से पहले ही वापस नीचे चली जाती है और आप नुकसान में चले जाते हैं। अगर आपने पोजीशन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आपने इस ट्रेड में नुकसान उठाया। सिनेरियो 2, आपने लॉन्ग ट्रेड सेटअप किया और अगला सप्लाई जोन टारगेट किया। कीमत थोड़ी पीछे खींचती है और आपको लगता है कि यह नीचे जाएगी, तो आप इमोशन के चलते पोजीशन को बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, कीमत ऊपर जाती है, आपका टारगेट हिट करती है और भी ज्यादा मुनाफा मिलता है। अगर आप सही तरीके से ट्रेड मैनेज नहीं करते तो आप इस मौके से चूक जाते हैं और बहुत पैसा छोड़ देते हैं। सिनेरियो 3, आपने लॉन्ग ट्रेड सेटअप किया और कीमत आपके प्रॉफिट टारगेट तक पहुंचती है, तो आपने पोजीशन को बंद कर दिया। लेकिन यह बंद करना जल्दी था क्योंकि कीमत और ऊपर गई और भी बड़े मुनाफे मिलते गए। इस उदाहरण से यह साफ है कि आपको मुनाफा लॉक करने के साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि अगर कीमत और बढ़ती है तो उसका फायदा कैसे उठाना है। हमेशा की तरह कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारे आने वाले रोमांचक प्रोजेक्ट्स से अपडेट रह सके। देखने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में मिलते हैं।